अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस का पोर्शन स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। सो आई हैव ब्रोकन द लेक्चर्स इनटू वन एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपकी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के ऊपर जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितनी भी ट्रीटीज साइन हुई हुई हैं, उसके ऑफ कोर्स एवरी टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोल्यूशन हमेशा आपने याद रखना दैट वी हैव टू डिस्कस द कॉजेज़, द इफ़ेक्ट्स एंड द सोल्यूशंस। ठीक है, जिसपे कॉजेज़ में आपके नॉर्मल आपके एयर पोल्यूटेंट्स आ गए या वाटर पोल्यूटेंट्स, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आपके कुछ कॉन्सेप्ट सच एज एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये आगे कुछ ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन, and then we're going to move to water pollution and then land pollution. ठीक है, so this I'm going to be covering in the environmental science portion. I'm already जो चीज़ें रहेंगी जिस तरह population planning हो गया या GIS हो गया, I've already covered that in other lectures. So यह है कि जिस तरह से मैं अब करा रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि सिलेबस खोलें अपने पास and then tick off everything that I'm doing, so you have an idea कि कौन सी चीज़ें important हैं, कौन सी चीज़ें हो रही हैं, and which things you are to pay more attention to and which things you're not supposed to pay a lot of attention to, या सिर्फ एक रीडिंग करनी है उसकी। ठीक है, let's start with our first topic. It's going to be atmosphere. ये आउटलाइन है लेक्चर की। सबसे पहले आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग आपकी जितनी भी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, ठीक है, थोड़ी डिटेल में। अब इन स्लाइड्स जो मैंने अभी बनाई हैं एनवायरमेंटल साइंस की, इसमें इवन इफ़ यू डोंट वांट टू कंसल्ट एनी बुक दैट शुड बी फाइन, बिकॉज मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ज़्यादा और पॉइंट्स भी ऐड कर दिए हैं इसमें। सो यू विल सी कि आप इन्हीं को नोट डाउन करना शुरू करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, फिर मैं बात करूँगी, थोड़ी सी बात करूँगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, बिकॉज ये कभी कभी MCQs में आ जाता है आपके। लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, सबसे पहले जो बहुत अगेन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, आपकी एटमॉस्फेयर बनी किससे हुई हुई है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और जो रिमेनिंग जितनी भी परसेंटेज रह जाती है विच इज़ 0.78 to 1% डिपेंडिंग अपॉन विच बुक यू आर कंसल्टिंग, ठीक है, वो आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट जिसमें एटमॉस्फेयर है, जिसमें लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, सो अर्थ इज़ द ओनली प्लानट आपके पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। यू कैन ब्रीद इन द एयर दैट यू सी, एंड देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ लेयर्स टू द एटमॉस्फेयर दैट यू कैन नॉट सी, ठीक है, जिसके और फंक्शंस हैं। ठीक है, ओजोन लेयर बीइंग वन ऑफ दैम, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। अच्छा जी, अब करता क्या है ये जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, ये सिर्फ हमारी ब्रीदिंग में हेल्प नहीं करता, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। ठीक हो गया। उसके बाद एटमॉस्फेयर के यहाँ पे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि होता क्या है। ठीक है, ये आपकी 5 लेयर्स हैं जिसको थोड़ा सा डिटेल में आपने स्टडी करना है कि हर लेयर पे टेम्परेचर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और कहलाती क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज़ अ पर्टिकुलर लेयर कॉल्ड। सो वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद ट्रोपोस्फेयर विच इज़ द लोएस्ट लेयर। अब ये ठंडी होती है बिकॉज टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है एट अ रेट ऑफ 6.5 डिग्रीज पर 1000 मीटर्स। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की खासियत यह है कि ये काफ़ी डेंस होती है। बाय डेंस आई मीन दैट इट कंटेन्स 75 और मोर देन 75% ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो जितनी जो मेजॉरिटी आपकी एटमॉस्फेयर है, कि जो मेजॉरिटी आपकी एयर है, वो इसके अंदर कंटेन हुई होती है। ठीक हो गया। और ऑलमोस्ट सारा जो वाटर वेपर है जिससे आप बारिश हो रही है, आपके बादल बन रहे हैं, वो भी आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है। कमर्शियल आपके जो एयरप्लेन्स है या पैराशूट्स वगैरह जो होते हैं, अगर आपने देखा हो तो ये भी सारे जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही थी, ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर अंदर ही होती हैं। ठीक है, आपकी हाइट जो ट्रोपोस्फेयर की होती है, इट वेरीज। इट्स 20 किलोमीटर्स इन द ट्रॉपिक्स, 17 किलोमीटर्स इन द मिडल लैटिट्यूड्स एंड 6 किलोमीटर्स इन द पोलर रीजन। सो हम कहते क्या हैं कि ये 6 to 20 किलोमीटर्स के दरमियान में होती है, डिपेंडिंग अपॉन एल्टीट्यूड कितना है फ्रॉम वेयर यू आर। सो एट द इक्वेटर सबसे लंबा जो डिस्टेंस होता है ट्रोपोस्फेयर का या हाइट होती है, वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है, एंड जो पोल्स होते हैं उस पर कम होती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एल्टीट्यूड एज वेल। ठीक है, जैसे जैसे आप जाते हो तो वो आपकी सी लेवल से दूर होता जाता है, और फिर आपका एल्टीट्यूड जो है ट्रोपोस्फेयर से वो भी कम होता जाता है। लेकिन जो एवरेज हाइट है हम ट्रोपोस्फेयर की जो लेते हैं, वो हम लेते हैं 13 किलोमीटर्स। ठीक हो गया। इन केस आपको रेंज नहीं दी हुई किसी MCQ में, इन केस आपसे एक फिगर पूछी हुई है, तो यू आर फ्री टू राइट दिस। ठीक हो गया।
दूसरी जो हमारी लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है. स्ट्रेटोस्फेयर विल एक्सटेंड फ्रॉम वेयर द ट्रोपोस्फेयर एंड्स अपवर्ड्स टू 50 किलोमीटर्स. ठीक है. स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा आपकी ओजोन पाई जाती है. ठीक है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यही ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर में हो, ठीक है, ऐसे आप इमेजिन कर लेना, ये ट्रोपोस्फेयर है यहाँ से नीचे तक, फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर आ गई. अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है तो वो ओजोन जो है वो एज अ पोल्यूटेंट एक्ट करता है. ठीक है. वो मैं बताऊंगी किस तरीके से बाद में जब हम ओजोन लेयर के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. लेकिन जब स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ओजोन तो वो आपका एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट करता है विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. करती क्या है ओजोन के, इट द ओजोन लेयर इज गोइंग टू अब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन एंड देन फिल्टर इट एंड लेट द यूजफुल रेडिएशन ऑफ द लेस हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन पास थ्रू द लेयर एंड ऑन टू द अर्थ. ठीक है. अच्छा जी. स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर आपका इंक्रीज करना शुरू कर देता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है. ठीक है. वो क्यों हो रही है? बिकॉज आप यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं. जब वो लेयर ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करी है तो उस लेयर का ओवरऑल स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. अच्छा जी. बाय एब्जॉर्बिंग डेंजरस रेडिएशन, अगेन वही बात कि द ओजोन विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्किन कैंसर्स, अ लॉट ऑफ रेडिएशन हार्मफुल, जो कि बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती थी. अगर जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ओजोन होल जब पता चला या डिस्कवर हुआ तो किस तरीके से इट कॉज्ड अ ह्यू ऑफ it caused a lot of concern amongst people all over the world and they took certain measures to ensure कि वो ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्टेड ही रहे. क्योंकि अगर ये फिल्टर्ड रेडिएशंस नहीं आती तो you're going to end up with a lot of diseases, a lot of genetic mutations as well, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कॉज होती हैं सूरज की. अच्छा. यहाँ पे सुपरसोनिक प्लेन्स और वेदर बलून्स जो होते हैं मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ओजोन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में. ठीक हो गया. मीजोस्फेयर जो है ये 50 to 85 किलोमीटर्स की हाइट पे होती है. ठीक है. और इसमें भी टेम्परेचर ठंडा होता है. इनफैक्ट इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ ऑल ऑफ द एटमोसफेयर. और इसमें टेम्परेचर एक पॉइंट वो आता है जबकि टेम्परेचर -90 डिग्रीज तक भी पहुंच जाता है. ठीक है. स्ट्रेटोस्फेयर अगेन इसलिए गर्म है बिकॉज यू आर अब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. बट मीजोस्फेयर में बिकॉज इट डजंट हैव दैट ओजोन लेयर तो उसमें टेम्परेचर शार्पली डिक्रीज कर रहा होता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड इज वेल. और जब इतना ज़्यादा डिक्रीज करता है कि हम उसको कोल्डेस्ट लेयर बहुत आराम से बोल सकते हैं. ठीक हो गया. थर्मोस्फेयर जो है वो अगेन इट स्टार्ट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर्स. ठीक है. यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हल्का सा इंक्रीज करना शुरू कर जाता है और यहाँ पे पोलर लाइट्स, स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं. मैं इसलिए एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप एग्जाम में कोट कर सकें कि हर लेयर के अंदर क्या क्या आता है. ठीक हो गया. और सबसे फाइनली आपके जो एक्सोस्फेयर होता है कि थर्मोस्फेयर जहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है उसके बियॉन्ड जितना भी एरिया आपका वो एक्सोस्फेयर होता है जो कि प्रॉपर आउटर लिमिट है एटमॉस्फेयर की. ठीक है. इट इज़ अराउंड 10,000 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट एज वाइड एज द अर्थ इटसेल्फ. ये बहुत मैसिव है, ये बहुत वाइड है बिकॉज इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. ठीक है. दिस इज़ योर अर्थ एंड आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली किस किस लेवल पे कौन कौन सी आपकी लेयर आती है ऑफ द एटमॉस्फेयर. Now you can see your airplanes flying in the troposphere layer. You can also see that the diagram has mentioned that it extends up to 6 to 20 kilometers. There hasn't been a particular figure. कोई एक figure नहीं इसकी दी हुई. ये आपकी आ गई stratosphere. ठीक हो गया. From 6 to or 20 kilometers to 50 kilometers पे ये आपकी बीच में ओजोन लेयर आ गई. ठीक है. फिर आ गई आपकी मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इट्स द कोल्डेस्ट लेयर. फिर आपकी 50 to 85 किलोमीटर्स के दरमियान में ये होती है. देन यू हैव थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम, जहाँ पे आपकी सैटेलाइट्स भी होती हैं, फ्रॉम 85 किलोमीटर्स टू बिटवीन 500 and 1000 किलोमीटर्स. ठीक है. उसके बाद आ गई आपकी एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर की थिकनेस जो होती है वो 10,000 किलोमीटर्स तक जाती है एंड इट्स वेरी वेरी वाइड. इट्स ऑलमोस्ट एज वाइड एज द अर्थ इटसेल्फ. ठीक हो गया. ये आपकी बेसिकली एक डायग्राम आ गई ऑफ ऑल द लेयर्स. इफ़ यू कैन
यू डोंट हैव टू बी एज परफेक्ट इन द ड्राइंग अगर आपने एग्जाम में कोट करना है, बट यह है कि अगर आप इस तरह की लेयर्स दिखा दें मुझे पेपर में और बीच में ओजोन दिखा दें तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपकी आ जाती है चीज़ जो सेकंड टॉपिक जो मैंने डिस्कस करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इफ़ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि जितना भी आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या जितने भी हवा है आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर, इट इज़ पुल्ड डाउन बाय अ सर्टन ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि मतलब अर्थ के साथ वो पुल डाउन होती है, या वो इट इज़ बीइंग हेल्ड डाउन टू द अर्थ बाय ग्रेविटी। ये जो फोर्स है जो एयर को डाउनवर्ड्स पुल करती है, ये एयर मॉलिक्यूल्स को एक सर्टन वेट देती है। वेट प्रिसाइसली है आपका 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 kg। ये भी बहुत डिफरेंटली वेरी करता है फ्रॉम एल्टीट्यूड्स एज वेल। फॉर एग्जांपल हायर एल्टीट्यूड्स में वो जो प्रेशर है या वो जो एयर मॉलिक्यूल्स दैट आर बीइंग पुल्ड डाउन टू द ग्राउंड, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती है हायर एल्टीट्यूड्स पे रादर देन ऑन द सी लेवल, जिसकी वजह से हायर एल्टीट्यूड्स पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हल्का होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज़ सिंपली द मास ऑफ एयर, और उसके बाद एट अ गिवन लेवल इट डिक्रीजेज विद एलिवेशन एंड द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको मेजर किया जाता है बाय अ थिंग कॉल्ड अ बैरोमीटर, जिसमें जो मर्करी का कॉलम होता है वो राइज करता है या फॉल करता है जैसे जैसे आपकी एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेयर या एयर मॉलिक्यूल्स का वेट वेरी करता है, तो आपके मर्करी कॉलम भी ऊपर नीचे हो रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जिस तरह से जब आपका प्रेशर डिक्रीज करता है स्पेशली ऑन हायर एल्टीट्यूड्स, तब तक आपकी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो अवेलेबल होती है वो भी डिक्रीज़ कर रही होती है। इसी वजह से बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं माउंटेनियर्स वगैरह, ठीक है, या बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे लोग अक्सर मर भी जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर देयर। ठीक हो गया। अच्छा जी, दैट इज़ इट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दो चीज़ें हमने कवर की हैं, एक उसकी जो लेयर्स हैं और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं, अगर आप इसको थोड़ा कंसल्ट करें या वीडियोस को ज़रूर देखें, आपकी इसमें हेल्प होगी और आपको मज़ीद उन लेयर्स के बारे में पता चलेगा। सिमिलरली अगर कुछ आपने इन्फॉर्मेशन अपनी स्लाइड्स के अलावा भी ऐड करनी है और आपका दिल नहीं कर रहा बुक कंसल्ट करने का, तो ये दीज वीडियोज़ आर एक्सेलेंट रिसोर्सेज जहाँ से आप ये चीज़ें ढूंढ सकते हैं। दिस एंड्स आवर लेक्चर, दिस इज़ अनदर वीडियो। ठीक हो क्या? अच्छा जी, दिस एंड्स आवर लेक्चर एंड आई होप दिस वाज यूजफुल। थैंक यू।